एनिमल किंगडम के सबसे खूंखार जानवर वो होते हैं जो शिकार करने के हुनर में माहिर होते हैं। ऐसे जीव जिन्हें कुदरत ने फूड चेन पर राज करने के लिए चुना है। एवोल्यूशन ने इन शिकारियों को अलग अलग एनवायरनमेंट्स और इकोसिस्टम्स में रहने की काबिलियत दी है। हर माहिर शिकारी के पास अपने शिकार पर हमला करने जब के लिए एक चरता खास है हथियार तो दूसरा वरदान में मिला है, पहरेदारी करता जैसे है। कि नुकीले पैर, रात में चमकने वाली आंखें और तेज धार वाले नाखून। इन माहिर शिकारियों में कई सारी समानताएं होती हैं, जैसे मजबूत जबड़े, तेज आंखें और सूंघने की शक्ति। पर इनके शरीर के अंग घातक हथियारों में कैसे तब्दील होने शुरू हुए और हम इन घातक शिकारियों से क्या सीख सकते हैं? सब सहारन अफ्रीका के सवाना और घास के मैदानों में एक शिकारी झुंड में शिकार करने में माहिर होता है। दुनिया में हाइनास की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो है ब्राउन हाइना, स्ट्राइप्ड हाइना, आर्डवुल्फ हाइना और फिर आती है सबसे मशहूर स्पॉटेड हाइना। ये शिकार चुराने के लिए बदनाम जरूर हैं, पर ये खूंखार शिकारी अपने फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं। हाइनास कमाल के शिकारी होते हैं और माना जाता है ये अपना 90% शिकार खुद मारकर खाते हैं। काफी लोगों को लगता है कि हाइनास लायंस के शिकार का बचा खुचा खाते हैं, पर असल में ये बिल्कुल उल्टा है। जितना हाइनास लायन से नहीं चुराते, उससे ज्यादा लायंस उनसे चुराते हैं। स्पॉटेड हाइनास, जिन्हें लाफिंग हाइनास भी कहा जाता है, ये अपनी तीखी आवाज वाली हंसी के लिए भी जाने जाते हैं, जो ये लड़ाइयों में निकालते हैं। पर इन क्रूर सवानास में सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक भयानक हंसी काफी नहीं होती। हाइनास के शिकार जैसे कि विल्डरबीस्ट, हिरण, ज़ेब्रा और बफलोज घातक सुरक्षा प्रणाली सींगों से लैस होते हैं और साथ ही इन्हें लायंस जैसे प्रतिद्वंदी शिकारियों से भी खतरा होता है। इस सब के बाद भी ऐसी क्या चीज है जो इन्हें कामयाब शिकारी बनाती है? स्पॉटेड हाइनास के पास ऐसे कई हथियार होते हैं जिन्हें ये शिकार के लिए चालाकी से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इनके जबड़े। एक हाइना के जबड़े में गजब की ताकत होती है। वो हड्डी का चूरा बना सकता है। आप उनके दांतों की तुलना कार क्रशर के साथ कर सकते हैं। वो बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें जो कि गाड़ी को स्क्रैप करने में काम आती हैं। तो हाँ, उनका जबड़ा बहुत ताकतवर होता है, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ ताकत से हड्डियों को तोड़ा नहीं जा सकता। उस ताकत को एक छोटे से हिस्से पर केंद्रित करना होता है। हाइनास के प्रीमोलर्स पिरामिड के आकार के होते हैं, जिनसे वो सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित कर पाते हैं, बिल्कुल एक जैक हैमर की तरह। ज्यादातर जानवरों के विपरीत ये दांतों को हड्डियों के अंदर तक गाड़ पाते हैं, जिसकी वजह से ये हड्डियों में मौजूद मैरो को खा पाते हैं, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है और मांस से कई ज्यादा ताकतवर माना जाता है। पर सिर्फ इनके दांत और मसल्स ही इनकी बाइट को इतना शक्तिशाली नहीं बनाते। इनकी खोपड़ियों की बनावट भी इस तरह की होती है कि इनके जबड़े की ताकत को दुगना कर देती है। खोपड़ी की मांसपेशियों के बीच के उभरे हुए हिस्से को सैजिटल क्रेस्ट कहते हैं और सैजिटल क्रेस्ट की वजह से उनके मसल्स को जुड़ने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, जिसकी वजह से उनके मसल्स को ज्यादा ताकत मिलती है और चबाने की ताकत और बढ़ जाती है। हाइनास की एक और खास बात ये होती है कि इनके सैजिटल क्रेस्ट के अंदर खोखले एयर फिल्ड चेम्बर्स होते हैं और ये चेम्बर्स क्रेस्ट से मिलने वाली जबरदस्त ताकत को इनके जबड़े में बराबर से बांटने का काम करते हैं। हम इंजीनियर्स जब कोई भारी लोड उठा सकने वाला स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो हम उसे ट्रायंगुलर शेप में बनाते हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स ज्यादा वजन उठा पाते हैं और आसानी से गिरते नहीं हैं। हाइनास अपने जबड़ों की ट्रायंगुलर बनावट की वजह से बिना खुद को नुकसान पहुंचाए अपने जबड़ों की ताकत का पूरा फायदा उठा पाते हैं। अगर शिकारी शिकार ही ना ढूंढ पाए तो उनके ताकतवर दांत किस काम के? पर कुदरत ने इन स्पॉटेड हाइनास को इस काम के लिए भी एक वरदान दिया हुआ है। हाइनास के नाक के अंदर एक एक्स्ट्रा लार्ज ओल्फैक्टरी सरफेस होता है,
जिससे वो अपने शिकार या किसी भी मुर्दा जीव की गंध को 4 किलोमीटर दूर से सूंघ सकते हैं। हाइनास की सुनने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। वो 5 किलोमीटर दूर से भी दूसरे हाइनास की आवाज सुन सकते हैं। इन सेंसरी टूल्स का फायदा उठाने के लिए हाइनास अक्सर रात के अंधेरे में शिकार करते हैं। छोटे जानवरों का शिकार तो ये अकेले ही कर लेते हैं, पर बड़े शिकार के लिए ये 30 हाइनास तक के झुंड में हमला करते हैं। हाइनास शिकार के वक्त टेस्ट चेजिंग की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो पहले अंदाजा लगाते हैं कि उनका शिकार कितना तंदुरुस्त और तेज है और फिर शिकार पर हमला करते हैं। हाइनास लायंस की तरह घात लगाकर शिकार नहीं करते। वो मेहनती शिकारी होते हैं। वो शिकार का पीछा करते हैं जब तक कि शिकार थक न जाए। लेकिन ये सवानास के सबसे तेज जानवरों को पछाड़ कैसे पाते हैं? उनके पिछले पैर अगले पैरों से छोटे होते हैं, जिससे उन्हें दौड़ते वक्त एक उछाल मिलता है और वो अपनी एनर्जी बचाकर देर तक दौड़ पाते हैं। इनकी अंदरूनी बनावट भी इतनी ही कमाल की होती है। हाइनास का दिल और लंग्स काफी बड़े होते हैं। उनके नॉस्ट्रिल्स चौड़े होते हैं, जिससे वो अपने शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी एक मामूली कार में एक बड़ा गैस टैंक और V8 इंजन फिट कर दिया गया हो। इससे उनकी स्पीड और स्टेमिना दोनों बढ़ जाते हैं। हाइनास 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर लगातार अपने शिकार का पीछा करते हैं, वो भी तकरीबन 5 किलोमीटर तक। जब उनका शिकार थक कर हार मान लेता है तो एक अकेला हाइना ही पैर पर किए गए हमले से ही शिकार को घायल कर सकता है और फिर कुछ ही देर में पूरा झुंड शिकार के पास पहुंच जाता है। एक बार शिकार घायल हो जाए तो हाइनास अपने दूसरे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई जानवर काफी देर तक भागता है तो इससे एक थर्मोडायनामिक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। उसके शरीर में काफी ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है और जब आप एक साथ ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है। हाइनास के नथुनों में काफी बड़े पैमाने पर रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं, तो इन कोशिकाओं के नाक के पास होने और उनकी सांसों के तेजी से अंदर बाहर होने की वजह से उनका शरीर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसकी तुलना आप रेडिएटर से कर सकते हैं। रेडिएटर्स में छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनमें से कूलेंट गुजरता है और जब हवा रेडिएटर से होकर गुजरती है तो वो सारी हीट को बाहर खींच लेती है। शिकार के बाद अल्फा फीमेल सबसे पहले शिकार का लुत्फ उठाती है। मांस का सबसे बढ़िया हिस्सा खुद खाने के बाद वो शिकार को बाकी फीमेल्स के साथ बांटती है और मेल्स और बच्चे बचे हुए शिकार को खाने के लिए इंतजार करते हैं। इस तरह की मैट्रियार्की में ओहदा तय करता है कि किसे खाना मिलेगा और कौन भूखा रहेगा। हाइनास के सामाजिक रिश्ते काफी पेचीदा होते हैं। फीमेल्स को हमेशा समूह में सबसे ऊंचा ओहदा दिया जाता है और मेल्स फीमेल्स का साथ देते हैं और उनका हाथ बटाते हैं। समूह की सबसे ऊंचे दर्जे की फीमेल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का और उनकी बेहतर परवरिश करने का हक मिलता है, जो कि एक निचले दर्जे की फीमेल को नहीं मिलता। पर चाहे किसी का ओहदा कितना ही बड़ा या छोटा क्यों न हो, भूख सबको बराबर से लगती है। अडल्ट हाइनास एक बार में 15 किलो तक मीट खा सकते हैं, जो कि उनके शरीर का 1/4 वजन है। पर वो चाहे जो भी खाएं, हाइना का शरीर उस चीज को पचाने की काबिलियत रखता है। उनके पेट का पीएच बहुत लो होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा होता है, इसलिए वो दूसरे मैमल्स की तुलना में अपने शिकार का ज्यादा हिस्सा हजम कर सकते हैं। और अगर किसी जानवर के कोई हिस्से ये हजम नहीं कर पाते तो उन्हें गोले के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जिनमें बाल, खुर और सींग होते हैं। इनके शक्तिशाली पेट बुरे से बुरे बीमार जानवर और सड़ी गली लाशों को पचाने की काबिलियत रखते हैं और अगर गलती से कहीं कोई दूसरा प्रतिद्वंदी जानवर इनकी दावत खत्म होने से पहले कब्जा जमाने पहुंच जाए तो ये अपनी मेहनत के शिकार के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटते। अगर कोई लायन किसी हाइना पर धावा बोलता है जब हाइना शिकार खा रहा होता है, तो हाइना एक अनोखी आवाज निकालते हैं जो 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इससे ये अपने सभी साथियों को शिकार का बचाव करने के लिए बुलाते हैं। सवानास की बात करें तो मुझे लगता है लायंस को बड़ा शिकारी माना जाता है, पर असल में हाइनास की शिकार करने की काबिलियत उनसे बहुत ज्यादा होती है और ये सवानास के असली माहिर शिकारी हैं। जहां हाइनास अफ्रीका के खुले मैदानों में अपनी ताकत के बल पर राज करते हैं, दुनिया के दूसरे कोने में एक दूसरा शिकारी आसमान पर राज करता है और इनका ओहदा झुंड में या हड्डी कुचलने वाले जबड़ों के जरिए नहीं, बल्कि आसमानी रफ्तार
और तेज नजरों के जरिए तय होता है। बॉल्ड ईगल्स कमाल के शिकारी होते हैं। वो बहुत बड़े होते हैं, उनके पंजे छुरी जैसे पैने होते हैं और उनकी दमदार चोंच शिकार को नोच कर खाने के काम आती है। वो बहुत खूंखार होते हैं। कनाडा के बोरियल फॉरेस्ट से लेकर नॉर्थर्न मेक्सिको तक ये शिकारी बॉल्ड ईगल नॉर्थ अमेरिका के आसमान पर राज करते हैं और ज्यादातर अपना घर समुद्री तट से जुड़े इलाकों में बनाते हैं। पर इन जगहों पर राज करने के लिए आखिर क्या जरूरी है और ऐसी क्या बात है जो इन बॉल्ड ईगल को फूड चेन में सबसे ऊंचा ओहदा देती है? इन शिकारी बॉल्ड ईगल्स की खुराक में शामिल है चूहों से लेकर कछुए और हर छोटा जानवर, यहाँ तक कि चिड़िया भी शामिल हैं। लेकिन इनका पसंदीदा आहार है मछली, जो कि इनकी खुराक का लगभग 65% हिस्सा है। पर ये नायाब शिकारी अपने शिकार को पानी के नीचे कैसे देख लेते हैं? ईगल्स के सिर में ज्यादातर उनकी आंखें ही दिखाई देती हैं। उनके रेटिनास पर लाइट डिटेक्टिंग सेल्स की भारी कोटिंग होती है और इन ईगल्स की आंखों में मौजूद लाइट डिटेक्टिंग सेल्स इन्हें रंगों को बेहतर तरह से देखने के काबिल बनाती हैं और ये रंगों के उन शेड्स को भी देख पाती हैं जो बाकी जीव नहीं देख पाते। ईगल्स की नजरें सब अल्ट्रावायलेट में देखती हैं और इससे उसे काफी बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि कई जानवर उसे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में चमकते हुए और ज्यादा साफ नजर आते हैं। इससे वो दूर से ही कैटफिश या शेलफिश जैसे शिकार को पानी के नीचे भी देख पाते हैं। वो करीब 3 किलोमीटर दूर तक शिकार को देख पाते हैं और उनकी पहचान कर पाते हैं। ईगल्स को इनकी दूरदृष्टि इनकी आंखों के पीछे छिपे फोविया नाम के एक पेचीदा गड्ढे से मिलती है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये ईगल्स में बिल्ट इन टेलीफोटो लेंस का काम करते हैं, जिससे इन्हें दूर की चीजें भी साफ नजर आती हैं। इसके अलावा बॉल्ड ईगल्स की बाइनोक्यूलर और मोनोक्यूलर विजन में स्विच करने की काबिलियत भी इन्हें बेहतरीन शिकारी बनाती है। बाइनोक्यूलर विजन से हमें दूरी का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है, जो कि शिकारियों के बहुत काम आता है, वरना वो किसी चीज से टकरा जाएंगे या वक्त से पहले झपट्टा मार लेंगे और शिकार बच निकलेगा। पर बाइनोक्यूलर विजन से आप अपने फील्ड ऑफ व्यू की चीजों को बारीकी से देख नहीं पाते, जबकि मोनोक्यूलर विजन से ज्यादा बड़ा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। जब ईगल्स शिकार करने के लिए उड़ान भरते हैं तो बड़े इलाकों में शिकार तलाशने के लिए मोनोक्यूलर विजन फायदेमंद साबित होता है। इससे उन्हें एक बेहतरीन 340 डिग्री का व्यू मिलता है। पर शिकार ढूंढना शिकार करने का पहला कदम होता है। पहले ये शातिर शिकारी शिकार पर नजर गड़ाते हैं, फिर अपने तेज धार वाले पंजों की पकड़ से उन्हें दबोच लेते हैं। बॉल्ड ईगल अपने पंजों का इस्तेमाल शिकार पर वार करने और उसे पकड़ने के लिए करते हैं और उनके दोनों पैरों में 4 मजबूत पंजे होते हैं। उनके पैरों में 3 पंजे आगे और 1 पंजा पीछे होता है और पीछे वाला पंजा एक लंबे नुकीले हुक का काम करता है, जिसे हेलिक्स कहा जाता है। बॉल्ड ईगल्स के पंजे इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। ये लगभग 360 लाख साल के एवोल्यूशन का नतीजा है कि इनके पंजे आज घातक हथियारों में तब्दील हो चुके हैं, जो शिकार को पकड़ने, भेदने और कुचलने की अद्भुत काबिलियत रखते हैं। असल में बॉल्ड ईगल शिकार के पास आकर झपट्टा मारकर शिकार करते हैं। जहाँ फैल्कन्स जैसे दूसरे शिकारी पक्षी आसमान से तेज रफ्तार में गोता लगाकर शिकार पकड़ते हैं, वहीं बॉल्ड ईगल रणनीति और चतुराई से शिकार करते हैं। ये शिकार के करीब आकर सही मौका देखकर झपट्टा मार के शिकार को अपने शक्तिशाली पंजों में दबोचते हैं। ईगल्स बहुत ताकतवर होते हैं। ये अपने वजन का लगभग आधा वजन उठाकर उड़ सकते हैं। आसमान में उड़ने वाले पहलवानों की तरह ये पक्षी करीब 6 किलो तक वजन वाले शिकार को पकड़कर उड़ सकते हैं। लेकिन अगर दावत का भरपूर लुत्फ उठाना है तो सिर्फ ताकत काम नहीं आएगी। मछलियां और खरगोश अपने इलाकों में गजब की तेज रफ्तार से भागते हैं और खुशकिस्मती से बॉल्ड ईगल शिकार का पीछा करने में माहिर होते हैं और तकरीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं।
इनके इस शानदार ताकत के पीछे का राज है इनकी छाती में मौजूद बड़ी हड्डियों के ढांचे में, जो इनकी मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। ये ढांचा एक और खोखली और हल्की हड्डियों के जाल से जुड़ा होता है, जो कि इन्हें आसानी से कम ताकत का इस्तेमाल करते हुए दूर तक उड़ान भरने की ताकत देता है, ठीक एक पानी के जहाज के कील की तरह, जो उसे समुद्र में तैरने की ताकत देता है। जहाज का कील उसका वो मुख्य ढांचा होता है जिससे जहाज के बाकी सभी हिस्से जुड़े होते हैं, इसलिए उसका मजबूत होना जरूरी है ताकि पूरा जहाज जुड़ा हुआ रहे। इनकी शानदार बनावट का एक और अनोखा हिस्सा है इनके विशाल और मजबूत पंख। एक ईगल अपने पंख करीब 2.5 मीटर तक फैला सकता है, जो कि ज्यादातर इंसानों की लंबाई से लंबा होता है। मतलब उनके पंख सच में विशाल होते हैं। जब वो तेजी से उड़ना चाहते हैं तो वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाते हैं, मतलब हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार के बराबर। बॉल्ड ईगल में पंख जितने बड़े हों उतनी ही कामयाब इनकी उड़ान होती है। इनका विशाल विंग स्पैन इन्हें कमाल की उड़ने की ताकत देता है और इन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। इनके चौड़े पंखों की मदद से ये हवा को आसानी से काटते हुए उड़ते हैं और तेज हवाओं और बदलते एयर प्रेशर में भी ये स्थिरता से आसानी से उड़ पाते हैं। ईगल्स की ऊंची उड़ानें सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं होती, ये इन्हें दूर तक देखने की काबिलियत भी देती है। यहाँ से ये जमीन को बारीकी से देखते हैं, निशाना साधते हैं और फिर एक ही झपट्टे में शिकार को दबोचते हैं और फिर इत्मीनान से शिकार का लुत्फ उठाते हैं। तो जाहिर है क्योंकि ईगल्स अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल नहीं सकते, इसलिए उन्हें उनके टुकड़े करने पड़ते हैं, जिसके लिए वो अपने पंजों से शिकार को पकड़ते हैं और अपनी चोंच से मांस को नोचते हैं। उनकी चोंच बहुत बड़ी, धारदार और ताकतवर होती है, बिल्कुल किसी हंटिंग नाइफ की तरह। और यही चोंच मांस को नोचकर खाने लायक टुकड़ों में तब्दील करने में उनकी मदद करती है। इन महारथी आसमान के शिकारियों के बीच भी रुतबे और ताकत की एक खास प्रणाली होती है। जैसे हाइनास के झुंडों में मादाएं राज करती हैं, ठीक वैसे ही साइज में ज्यादा बड़ी और ताकतवर होने की वजह से बॉल्ड ईगल्स की दुनिया में भी मादाओं का राज होता है। फीमेल्स मेल्स से साइज में बड़ी होती हैं और बड़े होने की वजह से वो ज्यादा तरह के जानवरों का शिकार कर पाती हैं। इससे शिकार के लिए कंपटीशन कम हो जाता है और यही चीज फीमेल्स को बेहतर शिकारी बनाती है। पर हर बार शिकार में कामयाबी हाथ नहीं लगती, इसलिए सबसे ज्यादा कुशल बॉल्ड ईगल्स को भी बैकअप प्लान की जरूरत पड़ती है और असफलता हाथ लगने पर उन्हें अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं। ईगल्स की अगर बात करें तो दिखने में वो बहुत ताकतवर और शालीन होते हैं, पर असलियत में वो ज्यादातर मुर्दाखोर होते हैं। वो नदियों के किनारे पड़ी मरी हुई मछलियां खा लेते हैं या फिर जानवरों की लाशों से पेट भर लेते हैं। तो कई मायनों में वो शिकारी कम और वल्चर्स की तरह मुर्दाखोर ज्यादा होते हैं। जब खाने की कमी हो तो ये शातिर परिंदे लुटेरे बन जाते हैं और दूसरे पक्षियों का खाना चुराने लगते हैं। ये किसी ऊंची टहनी पर बैठ जाते हैं और अपनी दूर दृष्टि का इस्तेमाल दूसरे जानवरों के शिकार पर नजर रखने के लिए करते हैं और फिर मौका पाते ही पूरी रफ्तार और ताकत से अचानक हमला करके दूसरे पक्षियों के शिकार पर झपट पड़ते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर गलती से कम ओहदे वाले बॉल्ड ईगल के हाथ कोई बड़ा शिकार लग जाए तो बड़े ओहदे वाला बॉल्ड ईगल उसे डराकर उसका शिकार छीनने की कोशिश करता है। लेकिन जो ईगल्स कम टेरिटोरियल होते हैं उनके लिए टीम वर्क ही सबसे असरदार हथियार बन जाता है। ये जोड़ों में या झुंडों में शिकार करना चुनते हैं। वो साथ मिलकर शिकार इसलिए करते हैं ताकि हर किसी को खाना मिल जाए। जोड़ों में काम करने का एक फायदा ये भी होता है कि दो ईगल्स मिलकर शिकार पर नजर रखते हैं, जिससे शिकार ढूंढना और भी आसान हो जाता है। बॉल्ड ईगल्स बहुत शातिर शिकारी होते हैं। जहाँ एक तरफ ये शातिर शिकारी आसमान पर कहर बरसाते हैं, वहीं दूसरी ओर कीड़ों की दुनिया के छोटे छोटे जंगलों में एक बिल्कुल अलग किस्म का शिकारी राज करता है। ये छुपकर अपने शिकार पर अचानक बिजली की रफ्तार से वार करता है। प्रेइंग मैंटिस अपने आसपास के माहौल में किसी खूबसूरत डांसर जैसा दिखाई दे सकता है।
पर असल में वो बेहद घातक और सटीक शिकारी होता है। बाकी सभी कीड़ों की तरह प्रेइंग मैंटिस के भी 6 पैर होते हैं और इनका शरीर सिर, गर्दन और पेट में बटा हुआ होता है। पर इनमें ऐसी एक अनोखी खूबी भी होती है जो इन्हें बाकी सभी शिकारियों से अलग बनाती है। वो बहुत ही चालाक होते हैं और बहरूपीय भी, और अपने शिकार के बेहद करीब आ जाते हैं और उनका वार बहुत ही सटीक और तेज होता है। उनकी ये सारी खूबियां मिलकर उन्हें कीड़ों की दुनिया का सबसे शातिर शिकारी बनाती हैं। दुनिया में आज इस खूंखार शिकारी कीड़े की लगभग 2000 प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रजातियां नम और घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। पर इन माहिर शिकारियों को घास के मैदानों में, खुले इलाकों में और यहाँ तक कि रेगिस्तानों में भी शिकार का पीछा करते देखा जा सकता है। पक्के मांसाहारी होने के नाते ये अपना शिकार खुद मार कर खाना पसंद करते हैं। इनके पसंदीदा आहार हैं मॉथ्स, फ्लाइज, ग्रास हॉपर्स और क्रिकेट्स। पर इनकी कभी न खत्म होने वाली भूख की वजह से ये किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ तक कि इनमें से कुछ मौका परस्त कीड़े तो अपने साथियों को भी नहीं छोड़ते। प्रेइंग मैंटिस मेटिंग के बाद अपने साथी को मारकर खा जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होती। कई स्पाइडर्स की प्रजातियां भी ये करती हैं और फीमेल्स मेल्स को इसलिए मार के खाती हैं क्योंकि उससे उन्हें पोषण मिलता है और ज्यादा बच्चे पैदा करने में मदद मिलती है। वो अपने साथी को इसलिए नहीं मारती क्योंकि वो उनसे नफरत करती है, उन्हें बस भूख लगी होती है। पर ये इतनी चतुराई से छुपकर हमला कैसे कर पाते हैं? इसका जवाब इनकी 5 आंखों की बनावट से जुड़ा है। एक मैंटिस की मेन आंखों में करीब 10,000 लेंस होते हैं। ये छोटी छोटी आंखें मैंटिस के सिर में हर कोने में फैली होती हैं, जिनसे इन्हें शिकार का ट्रैक रखने के लिए पैनोरामिक व्यू मिलता है। और इनकी दाईं और बाईं आंखों के बीच का ओवरलैप इन्हें बाइनोक्यूलर विजन देता है, जिससे इन छोटे शिकारी को शिकार की दूरी को भांपकर सटीक हमला करने की काबिलियत मिलती है। असल में एक मैंटिस बहुत जल्दी अपने चारों तरफ होने वाली चीजों को देख सकता है और अपने विशाल फील्ड ऑफ व्यू में अपने शिकार से जुड़ी किसी भी हलचल को आसानी से भांप लेता है। इनकी मुख्य आंखों के पीछे छुपी होती है 3 और छोटी आंखें, जो कि रोशनी और गति में होने वाली हलचल को डिटेक्ट करती हैं। प्रेइंग मैंटिस करीब 18 मीटर दूर से मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं और इनकी यही खास बात इन्हें कामयाब शिकारी बनाती है। जब इतने सारे कीड़े तेजी से उड़कर उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं, तो प्रेइंग मैंटिस को अपने शिकार पर नजर रखने के लिए तेज आंखों की जरूरत होती है। यहाँ उसकी लचीली गर्दन काम आती है। प्रेइंग मैंटिस अपने सर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं और ये कीड़ों की कोई और दूसरी प्रजाति नहीं कर पाती है। प्रेइंग मैंटिस के सिर और गर्दन के बीच में एक लचीला जॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये अपनी गर्दन को इतना घुमा पाते हैं। इस 180 डिग्री विजन की मदद से वो बिना अपने शरीर को हिलाए अपने शिकार पर नजर रख पाते हैं। और शिकार पर नजर गड़ाने के बाद स्थिरता प्रेइंग मैंटिस का सबसे बड़ा हथियार होती है। पत्तियों और टहनियों के बीच कैमोफ्लेज होकर मैंटिस चुपचाप शिकार के पास आने का इंतजार करता है। इसका ये हुनर इसे शिकार के लिए अदृश्य बना देता है, ताकि ये आसानी से हमला कर सके। प्रेइंग मैंटिस कुदरती कैमोफ्लेज्ड होते हैं। ये या तो ग्रीन या तो ब्राउन होते हैं, इसलिए ये पत्तियों और टहनियों के रंग में आसानी से घुल मिल जाते हैं। और कुछ प्रजातियां तो फूलों जैसी दिखती हैं। कुछ मैंटिस प्रजातियां कैमोफ्लेज में बहुत माहिर होती हैं। इनके नाम कैमोफ्लेज करने वाली चीजों पर ही रखे जाते हैं। ऑर्किड मैंटिस बिल्कुल फूल की तरह दिखता है। ये सफेद और गुलाबी रंग का होता है और इसके हाथ पैर फूल की पत्तियों की तरह दिखाई देते हैं। इनकी एक कमाल की हंटिंग स्ट्रैटेजी होती है। ये शिकार का खुद चलकर अपने पास आने का इंतजार करते हैं। पर परेशानी की बात यह है कि कई कीड़े जिनका ये शिकार करते हैं वो खुद भी कैमोफ्लेज में माहिर होते हैं। तो मैंटिस अपनी आंखों के सामने छुपे शिकार को कैसे पहचान पाते हैं? ये पहचान पाते हैं एक अजीब जगह पर मौजूद कान की मदद से। मैंटिस के कान उनकी पिछली टांगों के बीच में होते हैं, जो कि कानों के लिए बहुत ही अजीब जगह है।
ये एक कान प्रेइंग मैंटिस को शिकार को पहचानने के लिए अल्ट्रासोनिक हियरिंग की काबिलियत देता है। अल्ट्रासोनिक हियरिंग का मतलब होता है कि प्रेइंग मैंटिस काफी हाई फ्रीक्वेंसीज की आवाज को सुन सकते हैं। जैसे वो अपने शिकार के परों के फड़फड़ाने की आवाज को सुन सकते हैं और पहचान कर लेने के बाद वो करीब जाकर शिकार पर हमला कर देते हैं। और जरूरत पड़ने पर प्रेइंग मैंटिस अपने पैरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंटिस के बीच और पीछे के पैरों में 6 और सामने के पैरों में 4 जॉइंट्स होते हैं। किसी इंजीनियर की नजर से अगर इन जॉइंट्स को देखा जाए तो इन्हें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहा जा सकता है, क्योंकि उनके हाथों और पैरों के ढेर सारे जॉइंट्स की वजह से उनकी चाल में एक लचीलापन आ जाता है। शिकार पर हमला कर पाने जितने करीब पहुंचने के बाद मैंटिस अपनी फेमस पोजीशन में बैठ जाते हैं। शुरुआती दौर के नेचुरलिस्ट्स को उन्हें देखकर लगा कि वो प्रे कर रहे हैं और उन्हें उनका नाम वहीं से मिला। और फिर पलक झपकने से पहले अपने अगले पैरों से शिकार को दबोच लेते हैं। वो बिजली की रफ्तार से अपने शिकार पर हमला करते हैं। इनके अगले पैर स्प्रिंग लगे पिंजरे की तरह काम करते हैं। ये 4 हिस्सों से बने होते हैं, टिबिया, फीमर, कॉक्सा और ट्रोकैंटर, और इनके ऊपर लगे नुकीले स्पाइक्स शिकार पर हमला करने और उसे चबाते वक्त पकड़े रखने के काम आते हैं। शिकार को पकड़ने के बाद हिलने से रोकने के लिए वो सबसे पहले उनकी गर्दन पर काटते हैं। इनकी कांटेदार टांगे सिर्फ शिकार को पकड़ने और खाने के काम ही नहीं आती, बल्कि कूदने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। वो अपने शरीर की 2 गुनी लंबाई तक कूद सकते हैं और 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। मैंटिस इन मोशंस को करके अपनी जंपिंग पोजीशन में आते हैं। सबसे पहले वो अपने सर को दाएं और बाएं हिलाते हैं, टारगेट तक का रास्ता तय करते हैं, थोड़ा पीछे झुककर अपने पेट को सिकोड़ते हैं और अपनी टांगों को पुश करके जंप करते हैं। जब मैंटिस शिकार को पकड़ने के लिए छलांग लगाते हैं तो उनका शिकार भी हिल सकता है, इसलिए मैंटिस को हवा में खुद दिशा बदलनी पड़ती है। मैंटिस अपने अगले और पिछले हिस्से को अलग अलग दिशा में मोड़ने की काबिलियत रखते हैं, तो उनका अगला हिस्सा पूरी तरह से शिकार पर केंद्रित होता है, पर उनका पिछला हिस्सा शिकार के छलांग के एंगल को एडजस्ट करता है। और जब मैंटिस अपने शिकार को पकड़ लेता है तब क्या होता है? तब ये अपने अगले घातक हथियार का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर कीड़ों के मुंह के आगे का हिस्सा नुकीला होता है, जिससे वो दूसरे कीड़ों के अंदर गड्ढा करके उनके तरल पदार्थ को चूस लेते हैं। लेकिन एक प्रेइंग मैंटिस अपने शिकार के एक्सोस्केलेटन को तोड़ देता है, जो बाकी इनवर्टिब्रेट शिकारी नहीं कर पाते। इस प्रेइंग मैंटिस ने अपने जानलेवा हथियारों की मदद से एक और शिकार को धर दबोचा है और अब ये उसे मजे से खा रहा है। इसी बीच एक और खतरनाक शिकारी उत्तर में अपनी ताकत का नमूना पेश कर रहा है। ये ओमनिवरस जीव ऐसी काबिलियत रखते हैं जो कि इन्हें हर शिकार में और पौधे तलाशने में दोनों ही स्थितियों में कुशलता प्रदान करती हैं। इस जंगली इलाके में बहुत कम जानवर इन ग्रिजली बेयर्स से उलझने की हिम्मत रखते हैं और ज्यादातर जानवर इनका शिकार बन जाते हैं। ग्रिजली बेयर्स सब कुछ खाते हैं। वो खुदाई में निकली जड़ें खा लेते हैं, वो बेरीज खा लेते हैं, वो कीड़े मकोड़े, चूहे, मछलियाँ भी खा लेते हैं, हिरन भी खा लेते हैं। अगर मौका मिला तो वो एक दूसरे को भी खा सकते हैं। लेकिन पेट भर खाने के लिए इन्हें पहले अपने शिकार को ढूंढना होगा। पर ये आखिर शिकार को ढूंढते कैसे हैं? अपनी लंबी थूथन यानी नाक का इस्तेमाल करके। माना जाता है कि ग्रिजली बेयर्स की सूंघने की शक्ति बाकी सभी मैमल से ज्यादा होती है, जो उन्हें उनके विशाल नेजल म्यूकोसा से मिलती है। नेजल म्यूकोसा ग्रिजली बेयर्स की नाक के अंदर के हिस्से को कहते हैं, जो कि इंसानों के नाक से तकरीबन 100 गुना बड़ा होता है। ग्रिजली बेयर्स का नेजल म्यूकोसा एक शहद के छत्ते के आकार का होता है, जिसमें लाखों सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स हवा में मौजूद तमाम गंधों की पहचान करते हैं और फिर सारी जानकारी को ऑल्फैक्टरी बल्ब में ट्रांसमिट करते हैं, जहां ये जानकारी प्रोसेस की जाती है। ग्रिजली बेयर्स के ऑल्फैक्टरी बल्ब्स दुनिया के सबसे कामयाब ऑल्फैक्टरी बल्ब्स में से एक हैं। ग्रिजली बेयर करीब 32 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार की गंध को पहचान सकते हैं। वो जमीन के नीचे मौजूद शिकार को भी सूंघ सकते हैं और जिस प्रजाति का शिकार करना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है वो है रोडेंट्स, जो जमीन के करीब 2 मीटर नीचे अपना बिल बनाते हैं।
पर इस लजीज स्नैक के बिल का पता लगाने के बाद ये भारी भरकम बेर जमीन के नीचे बने इन छोटे छोटे बिलों तक कैसे पहुंच पाते हैं। इसके लिए ये अपने बड़े और नुकीले पंजों का इस्तेमाल करते हैं। ग्रिजली बेर के नाखून केराटिन से बने होते हैं। केराटिन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिससे बाल, नाखून और खुर बनते हैं। ये एक तरह का कुदरती प्लास्टिक है। ये बहुत ही ताकतवर, लचीला और मजबूत होता है। केराटिन से बेर्स को मजबूत नाखून मिलते हैं जिनसे ये गड्ढे खोद पाते हैं और इनकी चमड़ी पर फर उगता है जिससे ये खुद को सर्दियों में गर्म रख पाते हैं। वर्टिब्रेट्स में पाई जाने वाली ज्यादातर खूबियां इस कुदरती रूप से पैदा होने वाले प्लास्टिक की वजह से ही मुमकिन हो पाई है। एक पूरी तरह से अडल्ट बेर के अगले पंजे लंबाई में करीब 10 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, जिन्हें स्विस आर्मी नाइफ्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस माहिर शिकारी के ये नुकीले पंजे मछलियों की खाल उतारने और चूहों के बिल खोदने में बहुत काम आते हैं। ग्रिजली बेयर्स के पंजे खुदाई में काम आने वाले फावड़ों की तरह होते हैं। उनकी मदद से वो जमीन के नीचे की चीजों को खोदकर बाहर निकाल पाते हैं। इस खुदाई के काम की ताकत इन्हें इनके बेमिसाल मसल्स के नेटवर्क से मिलती है, जो कि इनकी पीठ पर बने हम्प से जाकर जुड़ते हैं। उनके कंधों पर चौड़े हम्प्स होते हैं और ये हम्प्स शोल्डर मसल से बने होते हैं जो उनकी बाजुओं से जुड़े होते हैं और इन्हीं मसल से वो आसानी से खुदाई कर पाते हैं। ये बड़े शोल्डर हम्प्स ग्रिजली बेयर्स के आगे के पैरों में ताकत को दुगना कर देते हैं, जो कि न सिर्फ खुदाई के लिए पर तेज रफ्तार में शिकार के पीछे भागने में भी काम आते हैं। ग्रिजली बेयर्स 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बिना थके काफी देर तक दौड़ सकते हैं। इसी रफ्तार से हिरण भी दौड़ते हैं और ग्रिजली बेयर्स उनका भी शिकार करते हैं। ये भारी भरकम मैमल अपने से काफी कम वजन वाले हिरण की रफ्तार पर कैसे दौड़ पाते हैं? इस सवाल का जवाब इनके स्केलेटल ढांचे में मिलता है। अपनी ताकतवर मांसपेशियों वाले ढांचे के साथ साथ ग्रिजली बेयर्स की हड्डियां भी काफी ठोस होती हैं। स्कैपुला से लेकर ह्यूमरस तक इन हड्डियों की बनावट इतनी ठोस होती है कि ये मसल से पड़ने वाले फोर्स को आसानी से झेल पाती हैं। ग्रिजली बेयर्स एक घातक मशीन की तरह होते हैं। इनके हर कदम पर भारी ऊर्जा पैदा होती है, जो कि शिकार का पीछा करते वक्त इन्हें आगे की ओर धकेलती है और फिर शिकार चाहे जितना बड़ा या छोटा हो, इनके ताकतवर जबड़े और दांत शिकार के टुकड़े करने के लिए काफी होते हैं। ग्रिजली बेयर के 45 दांत होते हैं, किसी डॉग या वुल्फ की तरह। इनके ताकतवर जबड़े लगभग 81 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर की जबरदस्त बाइट फोर्स पैदा करते हैं, जबकि एक सामान्य इंसान के काटने की ताकत लगभग 11.5 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। वो अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल खुद का बचाव करने या सैमन मछली पकड़ने के लिए करते हैं। इस भूखे ग्रिजली बेयर को ये जंगल किसी दावत के मेन्यू की तरह नजर आता है, लेकिन एक चीज जो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती है वो है सैमन फिश। हाइबरनेट करने से पहले ग्रिजली बेयर्स भारी मात्रा में सैमन खाते हैं और पेट भर जाने के बाद वो सैमन की खाल को नोच कर खाते हैं, जो कि मछली का सबसे ज्यादा चर्बीदार और पोषण से भरपूर हिस्सा होता है। इस टाइम पर वो कुछ भी ऐसा नहीं खाते जिससे उन्हें कम पोषण मिले। हर साल लगभग 2 महीनों के लिए नदियां मछलियों से भर जाती हैं और ग्रिजलीज इस मौके का भरपूर फायदा उठाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ये भारी मात्रा में सैमन खाते हैं, करीब 30 सैमन हर रोज। लेकिन एक अकेला ग्रिजली बेयर इतनी सारी मछलियां कैसे पकड़ पाता है? ग्रिजली बेयर अक्सर सैमन मछली को पकड़ने के लिए स्टैंड एंड वेट टेक्निक अपनाते हैं, जिसमें वो झरने के ऊपर खड़े होकर इंतजार करते हैं और जब सैमन मछली उछलकर झरने को पार करने की कोशिश करती है तब वो उसे मुंह में दबोच लेते हैं। ग्रिजली बेयर्स कई बार सिट एंड वेट टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो पानी में हाथ डालकर सैमन मछली ढूंढते हैं, फिर उसे अपने पंजों से दबाकर तुरंत बाहर निकाल लेते हैं। सिट एंड वेट तकनीक में काफी सब्र से काम लेना पड़ता है, लेकिन हर बेयर इतने शांत स्वभाव का नहीं होता। हमलावरों के लिए एक दूसरी तकनीक ज्यादा कारगर साबित होती है। इस टेक्निक को डैश एंड ग्रैब कहते हैं। इसमें वो अपनी तेज नजर, सूंघने की शक्ति और रफ्तार का इस्तेमाल करके सैमन का पीछा करते हुए उसे नदी में पकड़ते हैं।
हालांकि इस तकनीक में काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर सैमन के प्रजनन के मौसम के अंत में किया जाता है, जो कि इन बेयर्स की ज्यादा से ज्यादा खुराक लेने का आखिरी मौका होता है। ये किसी बहुत महंगे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने की तरह है, जब आपको पेट्रोल की बहुत जरूरत है पर उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इस आलिशान दावत को खाने के बाद मौसम आता है गहरी नींद का, यानी हाइबरनेशन का। ग्रिजली बेयर्स अपनी लोकेशन के हिसाब से साल में 4 से 7 महीने तक हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जानवर अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर लेते हैं ताकि कम खाना मिलने पर भी वो जिंदा रह पाएं। ये सभी जानते हैं कि ग्रिजली बेयर हाइबरनेट करते हैं, लेकिन जिस तरह से इनके शरीर इस मौसम के रंग में ढलते हैं वो कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं होता। हाइबरनेशन से पहले ग्रिजली बेयर लगातार 20 घंटे तक खाते हैं और एक दिन में करीबन 1 लाख कैलोरीज तक की खुराक लेते हैं। इस भारी भरकम कैलोरी के सेवन को हाइपरफेजिया कहते हैं, जो कि हाइबरनेशन से पहले ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज लेने का ग्रिजली बेयर्स का एक आखिरी मौका होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये बेयर इतनी भारी मात्रा में बिना बीमार हुए इतना खाना कैसे पचा लेते हैं। इस सवाल का जवाब हमें इनके पैनक्रियाज में मिलता है। पैनक्रियाज से डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं और खाने को हजम करने में मदद करते हैं। पर पैनक्रियाज में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है और ये एक बहुत ही जरूरी हार्मोन है, जो कि उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ग्रिजलीज की इंसुलिन रेजिस्टेंस इनकी लाइफ साइकिल के हिसाब से ढल जाती है। हाइपरफेजिया के प्रोसेस में इनका शरीर इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और इनकी भारी मात्रा में खाई गई कैलोरीज को शुगर के बजाय सीधे फैट में तब्दील कर देता है, जिससे इन्हें ज्यादा स्टेबल एनर्जी मिलती है। हाइबरनेशन में ग्रिजली बेयर्स की इंसुलिन की सेंसिटिविटी बदल जाती है। उस दौरान ग्रिजली बेयर्स फैट को स्टोर नहीं करना चाहते, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए वो अपनी सेंसिटिविटी को घटा देते हैं ताकि वो उस फैट का इस्तेमाल कर सकें जो उन्होंने हाइपरफेजिया के प्रोसेस में जमा किया था। भले ही इस सुस्ती के मौसम में ये बेयर कोई मेहनत का काम नहीं करते, पर तब भी ये रोजाना लगभग 4000 कैलोरीज खर्च करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि ग्रिजली बेयर्स शिकार करके ज्यादा से ज्यादा खाएं, हाइबरनेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर उन्हें जरूरी कैलोरीज नहीं मिली तो गेम ओवर। फिर आखिरकार इस लंबी सर्द नींद के खत्म होने के बाद ग्रिजली बेयर पूरी तैयारी के साथ नए मौसम के शिकार के लिए बाहर आते हैं। जहां कुछ जानवर सर्दी के मौसम में आराम करते हैं, वहां कुछ शिकारियों को ये क्रूर मौसम भी नहीं रोक पाता। एक शिकारी जमा देने वाली ठंड और तूफानों के बावजूद पूरी सर्दियों में शिकार पर निकलता है। जंगल के सबसे खूंखार मांसाहारियों में से एक द ग्रे वुल्फ। लेकिन इनको ये खास नाम आखिर मिला कहां से? भले ही इन केनाइन प्रजाति के जानवरों के पास काफी बायोलॉजिकल एडवांटेजेस होते हैं, पर इनकी असली ताकत होती है इनके झुंड। झुंड में शिकार करने के लिए आपसी एकता की जरूरत पड़ती है। वुल्व्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड जीव होते हैं और हर पैक झुंड के बाकी सदस्यों की बनाई गई कड़ी फॉर्मेशन में रहकर शिकार करता है। पुराने समय में कैद किए गए वुल्व्स पर की गई स्टडीज ये बताती थी कि इनके झुंड में सख्त हायरार्कीज होती थी, जहां अल्फा वुल्फ बीटा और ओमेगा वुल्व्स पर राज करते थे। पर नई रिसर्चेस के मुताबिक इनके झुंड असल में परिवार होते हैं। अल्फा जोड़ियां माँ बाप होते हैं और बीटा और ओमेगा उनके बच्चे, जो कि किसी दबाव में नहीं पर माँ बाप के ओहदे की इज्जत में समाज में उनके तौर तरीकों से चलते हैं। लेकिन झुंड में ऊंचा स्थान किसे मिलता है और झुंड के फैसले कौन लेता है? रिसर्चर्स देखकर ही बता सकते हैं कि वुल्फ के झुंड में अल्फा कौन है, क्योंकि अल्फा गुर्राते हुए दांत बाहर निकालता है और उसकी पूंछ हमेशा ऊपर की तरफ उठी हुई और खड़ी रहती है। जब अल्फा तैयार होता है तो वो झुंड को सिग्नल देता है और झुंड के सभी वुल्व्स शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। बाइसन जैसे बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए झुंड उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और वुल्व्स एक एक करके कभी उनके कंधे पर तो कभी उनकी गर्दन पर काटते हैं।
ग्रे वुल्फ्स की हंटिंग फॉर्मेशंस इतनी असरदार होती हैं कि उनसे प्रेरित होकर ग्रे वुल्फ ऑप्टिमाइजेशन नाम का एक हाईटेक एल्गोरिदम भी बनाया जा चुका है। जब हम ऐसे रोबोट्स बनाने की सोचते हैं जो मिलकर एक काम पूरा करें, तो हमें पैक में काम करने का तरीका याद आता है। जैसे भेड़ियों के झुंड में हर भेड़िया अपनी अलग जिम्मेदारी निभाता है। कोई आगे रास्ता देखता है, कोई सुरक्षा करता है, कोई शिकार में मदद करता है। इस तरह अगर हर सदस्य अपना काम ठीक से करे तो पूरा समूह मजबूत और सफल बनता है। वुल्व्स मेहनती शिकारी होते हैं, जिसका मतलब है उन्हें थोड़ी दूरी में अपने शिकार से ज्यादा तेज होने की जरूरत नहीं होती, पर लगातार दौड़ना पड़ता है। वो तब तक अपने शिकार का पीछा करते हैं जब तक उनका शिकार थक नहीं जाता। शिकार का पीछा करते हुए वुल्व्स एक दिन में 70 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। वुल्व्स के दिल और उनके फेफड़े काफी बड़े होते हैं, जो उनके मसल्स तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंचाते हैं ताकि वो लंबी दूरी तक भाग पाएं। और ऊपर से उनके शरीर में बहुत गर्मी पैदा होती है, जिसे वो अपनी जीभ और अपनी सांसों के जरिए नियंत्रित करते हैं। वुल्व्स एनिमल किंगडम के असली मैराथन रनर्स हैं। कुदरत ने ग्रे वुल्फ को एक सहनशील शिकारी बनाया है। इनकी पतली मस्कुलर बॉडीज लंबे मजबूत पैरों से जुड़ी होती हैं, जो इन्हें गति, सहन शक्ति और ताकत का बेहतरीन बल देती हैं। ग्रे वुल्व्स की छाती छोटी होती है और अगले पैर आगे की ओर निकले हुए होते हैं। इससे वो अपने अगले और पिछले दोनों पैरों को एक ही मोशन में चला पाते हैं और लंबी दूरी तय कर पाते हैं। अपने पैडेड फीट की मदद से वो पेड़ के तनों और पत्थरों पर एक मजबूत ग्रिप बना पाते हैं और एल्क और कैरेबू जैसे जानवरों के शिकार में ये बहुत काम आता है। लेकिन खुले इलाकों में खाने के लिए मुकाबला काफी कड़ा हो जाता है, खास करके जब आपसे बड़े शिकारी आप ही के इलाके में गश्त लगा रहे हों। पर लकीली ये भेड़िए बहुत ही किफायती शिकारी होते हैं। अपने प्रतिद्वंदी शिकारियों से पहले शिकार तक पहुंचने के लिए वुल्व्स अंधेरे का सहारा लेते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी एक अनोखी काबिलियत का इस्तेमाल करके शिकार करते हैं। जब आप किसी भी वुल्फ या रात में शिकार करने वाले जानवर की फोटो देखते हैं, तो आपको उनकी आंखें हमेशा चमकती हुई दिखाई देती हैं। इन डरावनी आंखों के पीछे की वजह होती है टेपेटम लूसिडम। इनके रेटिनास के पीछे मौजूद होती है एक शीशे जैसी परत। जब रोशनी इनकी आंखों में जाती है तो वो अंदर लगे सेंसर तक पहुंचती है। कुछ रोशनी सेंसर पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बच जाती है वो आंख के पीछे की परत से टकराकर वापस लौट आती है। इससे रोशनी को दोबारा सेंसर तक पहुंचने का मौका मिलता है। इसी वजह से इनकी आंखें कम रोशनी में भी ज्यादा साफ देख पाती हैं। देखने की काबिलियत तो बस एक औजार है। वुल्फ के सिर में एक कमाल का अकूस्टिक हथियार भी मौजूद होता है, उनके कान। उनके दोनों कान ट्रायंगल के शेप के होते हैं और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूम भी सकते हैं, और ये तब बहुत काम आता है जब उन्हें अलग अलग डायरेक्शन से साउंड को ट्रैक करना होता है। इन खास रिसीवर्स में कमाल की सुनने की शक्ति एक बारीक ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट्स के नेटवर्क से आती है, जिसमें कॉक्लिया सबसे अहम होता है। उनके कॉक्लिया में जितने कॉइल्स होंगे उतना साफ सुन पाएंगे। एक वुल्फ के कॉक्लिया में 3.5 कॉइल्स होते हैं। ये उनके शिकार से ज्यादा है, जिनमें 2.5 कॉइल्स ही होते हैं। इससे वुल्व्स अपने शिकार को सुन पाते हैं, इससे पहले कि उनका शिकार उन्हें सुन पाए। जब ग्रे वुल्व्स का शिकार सही पोजीशन में पहुंच जाता है तो पूरा झुंड हमले के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने सबसे खतरनाक हथियार से शिकार पर धावा बोल देते हैं, जो है उनके दांत। वुल्व्स जब शिकार करते हैं तो उनके इंसाइजर्स और कैनाइन्स सबसे ज्यादा काम आते हैं। अपने कैनाइन से वो मांस को चीरते हैं और इंसाइजर से उसे काटते हैं। ये अपने नेक मसल से मिलने वाली जबड़े की मजबूत पकड़ से शिकार को दांतों से जकड़ते हैं और फिर चाहे शिकार जितना भी जोर लगाए, वो इनकी पकड़ से छूट नहीं पाता। एक अडल्ट एल्क का वजन एक ग्रे वुल्फ से करीब 3 गुना ज्यादा होता है और एक अडल्ट बाइसन का वजन ग्रे वुल्फ से 10 गुना ज्यादा। ग्रे वुल्व्स अपने से इतने भारी शिकारों को आसानी से मार गिराते हैं। इसी से पता चलता है कि वो कितने काबिल शिकारी हैं। एक बड़े से शिकार को मार गिराने से ग्रे वुल्व्स को बहुत फायदा मिलता है। जब ग्रे वुल्व्स एक झुंड में बड़ा शिकार करते हैं तो वो एक बार में अपने शिकार का 10 किलो मांस आसानी से खा जाते हैं। पर जब किस्मत अच्छी ना हो और खाने की कमी हो
तो ये महीनों तक भूखे भी रह सकते हैं। ये सच में कभी भरपेट खाने और कभी भूखे रहने वाली जिंदगी जीते हैं। अपने शरीर की बनावट की मदद से वो ज्यादा खाना मिलने पर ज्यादा फैट स्टोर कर पाते हैं और जब उन्हें खाना नहीं मिल पाता है तो उस दौरान वो स्टोर किए हुए फैट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब शिकारी पर शिकार ही हमला कर दे तो क्या होता है? 450 किलो के बाइसन के सामने इनकी एक छोटी सी भूल भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। वुल्व्स के लिए अपने से ज्यादा बड़े जानवरों को मारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे जानवर बहुत ताकतवर होते हैं। वो अपने सींगों और पैरों से पलटवार कर सकते हैं, जिससे वुल्व्स को गंभीर चोट लग सकती है या उनकी जान भी जा सकती है। वुल्व्स और बाकी सभी जानवर इस बात को समझते हैं कि ये जंगल किसी भी जानवर को नहीं छोड़ता, पर हर खतरे के साथ एक इनाम भी जुड़ा होता है। ग्रे वुल्व्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मुश्किल हालात में रहना पड़ता है, अपने से काफी बड़े जानवरों का शिकार करना पड़ता है जिसमें काफी खतरा होता है। इसलिए ग्रे वुल्व्स काबिल शिकारी कहलाने के सच्चे हकदार हैं। चाहे टंड्रा हो, रेन फॉरेस्ट, घास के मैदान हो या रेगिस्तान, ये माहिर शिकारी दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, जिनमें शिकार करने की खास खूबियां होती हैं।